आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में एक महिला जोर जोर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। दरअसल मैंने इस वीडियो में बोल रही महिला को समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये क्या कहना चाहती है। तो इसकी कुछ बातचीत से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि मुझे मेरा बदला चाहिए। जैसे मेरे पति को मारा है, मैं बिल्कुल ठीक उस कातिल को मारना चाहती हूँ, अपने पति के हत्यारे से बदला लेना चाहती हूँ। जब ये महिला बात कहती है, कहते कहते एकदम से बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है, उसके बाद जब महिला को होश आता है तो उसे एक सवाल किया जाता है। सवाल कुछ इस तरह से किया जाता है, तुम्हारे क्या 6 बॉयफ्रेंड हैं? क्या तुम्हारे 6 लोगों से संबंध हैं, अफेयर है? तो जब इस तरह की बात कही जाती है तो महिला कहती है कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मेरे कितने लोगों से संबंध हैं, कितने लोगों से मेरी जानकारी है, कितने मेरे बॉयफ्रेंड हैं। दरअसल इस महिला को नए नए मर्दों की लत है, नए नए लोगों से बातचीत करना, उनके साथ वक्त बिताना और उनके साथ कुछ वक्त को ऐसा बिताना जैसे पति और पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन जब इस महिला के पति की हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वो तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। महिला की जो मांग है, उस मांग को बिहार की सरकार को, वहां के कानून को एकदम पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि इस महिला के पति की जो जिस तरह से दर्दनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वो वाकई अपना आप में सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। यदि इस महिला की ये मांग पूरी हो जाए तो कितना सही हो जाएगा। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महिला के पति का कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बिहार प्रदेश के जिला किशनगंज में थाना विशनपुर लगता है और विशनपुर बाजार स्थित हाई स्कूल चौक है और हाई स्कूल चौक के पास एक घर बना हुआ है। दरअसल 4 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस घर से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि 4 साल की एक बच्ची होती है। वो बच्ची जैसे ही उठती है, वो अपनी मम्मी को जगाती है। मम्मी से कहती है कि मम्मी, मुझे बहुत तेज का टॉयलेट आ रहा है, आप मुझे टॉयलेट करवा दो। अंधेरा हो रहा है, उसकी बच्ची भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले उस महिला ने आसपास जो अपने हाथ मारा, हाथ इसलिए मारा क्योंकि जो उसका मोबाइल है, उसके मोबाइल की जो टॉर्च है वो जलाएगी। जलाने के बाद अपनी बेटी को टॉयलेट करवा कर आ जाएगी। लेकिन उसका मोबाइल मिलता नहीं है। वो महिला अपनी चारपाई से या खाट से या जिस पे लेटी हुई थी वहां से उठती है और जाके स्विच के पास जाती है और बटन दबा देती है और उस घर में, इस कमरे में उजाला हो जाता है। जैसे उजाला होता है, उसके बाद इस महिला की जोर जोर से चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। चीखें इसलिए निकल आती हैं क्योंकि बेड पर उसका जो पति है वो बेसुध हालत में पड़ा हुआ है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। उस ब्लड को देखने के बाद जो महिला जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उनकी चीखों की आवाज जो होती है आसपास के जो घर होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं और घरों से निकलने के बाद महिला को तसल्ली देते हैं कि चिंता मत करो, हम एकदम से तुरंत आए। जैसे ही लोगों ने आना शुरू किया है, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। पहली मंजिल का ये वाक्य था। और जैसे लोग प्रवेश करते हैं तो बेड पर उस महिला के पति को बेसुध हालत में पड़ा हुआ खून से लथपथ देखते हैं। उसके बाद तो फिर यहाँ लोगों का जमघट लग जाता है और इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन किया, यानी कि पुलिस को 112 नंबर पर, कंट्रोल रूम पर जैसे फोन किया जाता है, पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस तुरंत ही मौके पर एकदम से आ जाती है। रात का समय हो रहा था, बड़ी संख्या में लोग जाग जाते हैं। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। किस तरह से घर में सारा सामान फैला हुआ था, घर में लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दिया गया। अंजाम देने के बाद शायद इसके पति ने विरोध किया होगा और विरोध करने के बाद इसके पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। ऐसा लग रहा था कोई भारी वस्तु सर में बार बार मारे गए थे, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार किसी और के साथ इस तरह की घटना तो नहीं हुई है। घर के अंदर जितने सदस्य थे, पुलिस मौके पर आती है, सबसे बातचीत करती है, तसल्ली देती है और तभी इस महिला, जिसका नाम होता है डेजी परवीन, जिसका उम्र होती है लगभग 33 साल के आसपास, उससे पूछा जाता है कि क्या मामला है, क्या वाकया है, पूरी बताने की कोशिश करिए। उस महिला ने अपने घर को दिखाया, घर के फैले हुए सामान को दिखाया, अलमारी खुली हुई दिखाई, कहा कि घर में लूटपाट जैसी कोई घटना हुई है और मेरे पति ने विरोध किया होगा तो उसकी हत्या कर दी। पति का नाम होता है रिजवान आलम, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। वैसे तो यहीं का रहने वाला है, वो विशनपुर का, इसने अपना मकान बनाया है, लेकिन मूलतः वो रहने वाला है किशनगंज जिले का जो थाना लगता है बहादुरगंज थाना क्षेत्र का गांव लगता है टंगटंगी का रहने वाला होता है। लेकिन ये बहुत समय से, लगभग 10 साल से यही मकान बनाकर रह रहे थे। अब इसके बाद इस महिला से जब बातचीत चल रही थी, बातचीत चलने के बाद सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति की हत्या हुई है, जबकि घर के अंदर 2 बच्चियां मौजूद होती हैं। 6 साल की एक बेटी होती है, 4 साल की बेटी होती है। इस रिजवान आलम की पत्नी होती है डेजी परवीन। बाकी किसी से कुछ नहीं कहा और ये घटना हो जाती है।
पुलिस जब मौके पर आती है, अब चाहे एसडीओपी हो या थानेदार हो, जब ये अधिकारी आते हैं, आने के बाद इस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे घर से क्या क्या सामान गया है। तो उस महिला ने अपनी अलमारी दिखाते हुए बताया कि सोना गया है, चांदी गई है, ये सामान गया है। एक एक सामान की वो गिनती कराना शुरू करा देती है। इसी बीच में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ जाती है और डॉग स्क्वाड भी आ जाता है। और जैसे ही डॉग स्क्वाड आता है तो जो ज्वेलरी के सामान जहां पर जिन बॉक्सों के अंदर रखा हुआ था, जिन कपड़ों में रखा हुआ था, उन्हें जब इस डॉग को सुंघाया जाता है तो डॉग ने पूरे घर में ही चक्कर काटना शुरू कर दिया। घर में जब जो डॉग चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते काटते अचानक ही घर के अंदर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर जो उसका सामान था वो सामान रखा हुआ मिल जाता है, यानी कि ज्वेलरी मिल जाती है और जो सोना था वो सब कुछ मिल जाता है। तब पुलिस वालों को एकदम से आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी। हालांकि जो इस रिजवान के पिता होते हैं वो भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम नज़ीर आलम होता है। बिशनपुर थाने में एक तहरीर देते हैं और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, पुलिस से मांग करते हैं कि साहब इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। इधर पुलिस 16 अधिकारियों की टीम बनाती है। टीम बनाने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और साथ ही घर में जो रखे हुए मोबाइल थे उनको भी ढूंढा जाता है। तो घर में मोबाइल नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सोना चांदी होता है वो ज़रूर मिल जाता है। अब पुलिस जो डॉग स्क्वाड की मदद से या फिर फॉरेंसिक टीम की मदद से या पुलिस की टीम की मदद से या आसपास के लोगों की पूछताछ की मदद से इस घटनाक्रम के खुलासे की बात कर रही थी, देखते ही देखते ये खबर पूरे ज़िले में आग की तरह फैल जाती है, पूरे प्रदेश भर में आग की तरह फैल जाती है। और जो इस महिला की एक वीडियो होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। महिला अपने पति के हत्यारों से खुद से बदला लेने की बात कर रही है। कहती है कि मैं उन्हें मारूंगी, मैं अपने पति के हत्यारों को ठीक वैसे ही मारूंगी जैसे मेरे पति को मारा गया है। महिला का जो मोबाइल था वो तो मिल नहीं रहा था, लेकिन उस मोबाइल को कि जो नंबर था उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है। उस नंबर की कॉल डिटेल्स जो डिटेल्स थी वो निकलवाई जाती है और डिटेल्स निकलवाने के बाद पता चलता है कि ये जो महिला है डेजी परवीन, इसके एक लड़के से बहुत सारी बातें होती थीं। लड़के का नाम होता है अनवर हुसैन। अब पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के सामने एक चुनौती थी इस घटनाक्रम का कम से कम समय में और सही खुलासा करने की, तो उसके बाद फिर पुलिस ने अनवर हुसैन को अपने कब्जे में लिया, यानी कि हिरासत में लिया। और साथ ही इस महिला की जो कुछ एक्टिविटी थी, कुछ बातें थी, वो कुछ अजीब किस्म की लग रही थी, परेशान करने वाली थी। वो एकदम से बेहोश हो जाती है, तुरंत ही वो मांग करने लगती है। पुलिस ने फिर सस्पेक्ट के आधार पर इस महिला डेजी परवीन को भी हिरासत में लिया और उससे भी बातचीत करना शुरू कर दिया। अब इन दोनों से जब सख्ती से बातचीत की जाती है कि आखिरकार तुम दोनों इतनी सारी बातें क्यों करते थे, क्या बातचीत करते थे, तुम्हारे दोनों के आपस में रिश्ते क्या हैं, तभी वो महिला टूट जाती है। और टूट जाती है तो फिर पूरी कहानी बयां करती है। कहानी कुछ सितंबर 2013 से शुरू होती है। ये डेजी परवीन नाम की जो महिला होती है, इसका रिजवान आलम नाम के लड़के से इसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद अभी शादी को महज 13 दिन ही हुए थे कि कुवैत से फ़ोन आता है रिजवान के पास और रिजवान से कहा जाता है कि रिजवान, नौकरी करना चाहते हो तो तुरंत फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ, यदि देर करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। दरअसल वो वहाँ पर नौकरी करता है, शादी के लिए ही घर पर आया हुआ था। उसको लग रहा था कि कुछ वक्त यहाँ बिताएगा, लेकिन जब चेतावनी कुछ ऐसी मिल जाती है तो उसे वापस अपनी नौकरी पर जाना पड़ता है। अभी शादी को महज 18 दिन ही हुए थे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाता है नौकरी पर। उसकी पत्नी कुछ दिन ससुराल में रहती है, ससुराल में रहने के बाद फिर मायके चली जाती है। मायके आने के बाद उनके पास बिशनपुर में एक जगह थी, वहाँ पर अपना मकान बनाते हैं। मकान बनाने के बाद पत्नी वहाँ रहना शुरू कर देती है। कुछ महीने रिजवान कुवैत में रहता है, महीने रहने के बाद फिर वापस लौट कर आता है। इस बार वो 2 महीने अपनी पत्नी के साथ रहता है और पति पत्नी एक रिश्ते में बंधे हुए थे, एक वक्त बिता रहे थे। और वक्त के साथ साथ जब वक्त आगे बढ़ जाता है, 2 महीने कब पूरे होते हैं पता ही नहीं चलता। और इसके बाद फिर ऐसे ही वक्त के साथ जब कहानी आगे बढ़ती है तो साल 2016 आता है। एक दिन रिजवान का एक दोस्त होता है, घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद वो बताता है कि मैं रिजवान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, और रिजवान की बचपन की कुछ बातें भी शेयर करना शुरू कर देता है। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो बारिश की वजह से कुछ देर वहीं बैठ जाता है। तभी वो अपनी भाभी यानी कि परवीन से सवाल करता है कि भाभी जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या 1 कप चाय पिलवा दोगी? तो उस लड़के ने जैसे चाय की डिमांड की तो उसको चाय पिलवा दी जाती है। उसके बाद वो लड़का चला जाता है और 4 दिन बीत जाने के बाद फिर से आता है। जब फिर से आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है तो परवीन दरवाज़ा खोल देती है। सामने वो लड़का खड़ा हुआ था। इस महिला को थोड़ा अजीब लग रहा था, अटपटा लग रहा था, लेकिन वो इस बार गिफ्ट लेके आता है। गिफ्ट के रूप में चाय लेके आता है। वो बोला कि मैं दार्जिलिंग से चाय लेके आया हूँ स्पेशल आपके लिए, देखना एक बार इसकी चाय पी के आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर चाय बनाई जाती है उसी दार्जिलिंग वाली चाय की पत्ती से। उसके बाद चाय पी जाती है। फिर दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसी बातचीत शुरू हो जाती है कि घंटों घंटों आपस में बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अभी वो 4 दिन बाद आया था, लेकिन अगली बार 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, इस तरह से आना जाना उसका शुरू हो जाता है। इसी बीच में
कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक बालक होता है, लड़का होता है जिसका नाम अनवर हुसैन होता है। अनवर हुसैन, इसके घर के ठीक सामने एक लॉज होता है, वहां पर वो रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था। उस लड़के का भी घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब उस लड़के से नजदीकियां बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। यानी कि पहले उस दोस्त से, रिजवान के दोस्त से नजदीकी थी, फिर कक्षा 9 में पढ़ने वाले लड़के से नजदीक हो जाती है। अब रिजवान का कोई रिश्तेदार आता है तो उससे भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, रिजवान का कोई दोस्त आता है तो उससे नजदीकियां बढ़ जाती हैं, और ऐसे करते करते जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती चली जाती है और उस महिला के पास लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर जो उसका पति है, कुवैत से 2 साल में वो 2 महीने के लिए जरूर आता है, अपनी पत्नी के साथ रुकता है और वक्त बिताने के बाद चला जाता है। पहले एक बेटा पैदा होता है, फिर उसको एक बेटी पैदा होती है, फिर तीसरी भी उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। यानी कि एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं और उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। जब मायके में होती थी तब वो थोड़ा लिहाज करती थी, ससुराल में होती थी तब भी वो लिहाज करती थी, लेकिन जब अपने विशनपुर वाले घर में होती थी तो वहाँ कोई रोकने वाला टोकने वाला होता ही नहीं था। किसी का भी आना, किसी का भी जाना। शुरू में उसे मर्दों के साथ थोड़ा अटपटा जरूर लगता होगा, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ जाता है फिर उसके आदत में आ जाता है और उसको फिर याद भी नहीं रहता वो कितने मर्दों से उसकी दोस्ती हो गई है, कितने मर्दों से उसने अब तक मुलाकात कर ली है। ऐसे ही 18 जून 2026 की बात है। जो उसका पति है जिसका नाम रिजवान आलम होता है, कुवैत से सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद पत्नी के साथ वक्त बिता रहा था और वैसे ही वक्त बीत रहा था अपने बच्चों के पास, अपनी बेटियों के पास, अपनी पत्नी के साथ। कभी अपने ससुराल जा रहा है तो कभी अपने मायके जा रहा है। और तारीख आती है 3 जुलाई 2026, सुबह सुबह का वक्त था। वो अपनी माँ और अपने पापा के पास जाता है, अपनी दोनों बेटियों को भी लेकर और साथ ही अपने जो पत्नी थी उसको लेकर। माँ बाप से जब बातचीत कर रहा था, बातचीत करने के दौरान ही उसने कहा कि अम्मी और अब्बू, मैं इस बार कुवैत नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहकर ही अपनी जो भी कमाऊँगा थोड़े बहुत पैसे, बस मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद परवीन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको जो नए नए लोगों से मिलना जुलना है उसका तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसका जो प्रेमी है अनवर आलम, जब भी वो घर आएगा तो घर आने के बाद फिर उससे बातचीत होना कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वो अनवर से कहती है, अनवर हुसैन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहता है कि किस तरह की मदद चाहिए? पिछले 5 साल से लगातार उसके साथ वो साय की तरह साथ रहता है, पति पत्नी की जैसे साथ रहता है, उसके वो हर इच्छाएं पूरा करता है। इसलिए उसने अनवर हुसैन से ही डिमांड की कि मुझे तुमसे कुछ काम है। दरअसल मेरा पति जब यहीं रहेगा, वो कभी वापस नहीं जाएगा और देख लेना हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जब बात रास्ते से हटाने वाली बात आती है तो अनवर हुसैन कहता है कि बताओ क्या करना होगा। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें रात में फ़ोन करूंगी, तब तुम आ जाना। अब यहाँ से वो सीधा अपने दोपहर के बाद घर पहुँचते हैं विशनपुर में। घर आने के बाद मिठाई, कबाब, इन सब की व्यवस्था की जाती है, बढ़िया खाना खिलवाया जाता है। रिजवान आलम खाना खाने के बाद आराम से सो जाता है और रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब डेजी परवीन जो होती है वो अपने प्रेमी अनवर हुसैन को फ़ोन करती है और कहती है कि वो सोया हुआ है, आ जाओ। रात के लगभग 1 से 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था। तारीख आ जाती है 4 जुलाई 2026 की और उसके बाद फिर जैसे ही ये अनवर हुसैन घर के अंदर प्रवेश करता है, दीवार फांद कर घर में आता है, उसको वो जगह बताई जाती है कि पहली मंजिल पर रिजवान सोया हुआ है, तुम जाओ। वो अपने साथ में एक रोड लेके आया था लोहे की, वो आप देखता है नताब देखता है। रिजवान जिस करबट सोया हुआ था उसी करबट उसको पूरी ताकत से उसके सर में एक के बाद एक मार दिए जाते हैं और जैसे लगातार लगते हैं तो वो दम तोड़ देता है। नहीं कि उसको चीखने का, उसको चिल्लाने का कोई अवसर नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता, कोई मदद के लिए गुहार लगाने का कोई मौका नहीं मिलता। वो मौके पर वहीं मर जाता है। जब मर जाता है तो उसके बाद फिर वो इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद निकल जाता है। घर का सारा सामान, अलमारी वगैरह खोल देते हैं, कपड़े की उधर से उधर गिरा देते हैं। दोनों मोबाइल अपने कब्जे में ले लेता है पति पत्नी के। एक मोबाइल वो था कीपैड वाला जो उसने खुद अपने उस प्रेमिका को दिलवाया था ताकि कभी भी मौका मिलेगा तो आराम से बातचीत कर सकते हैं। उस फ़ोन को भी लेके चला जाता है और वो दोनों फ़ोन जो होते हैं उनको तो ज़मीन में दफना देता है, दबा देता है। जो रोड होती है उसको नदी में फेंक देता है, जो छोटा फ़ोन होता है उसको ऐसे ही झाड़ियों में फेंक देता है और आराम से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के 1 घंटे बाद ही उसकी जो रिजवान की बेटी होती है वो जाग जाती है, अपनी माँ को बुलाती है और उसके बाद फिर चीख पुकार मच जाती है। पुलिस इस घटनाक्रम का महज 36 घंटे में ही खुलासा कर देती है। खुलासा करने से पहले ही एक वीडियो था जो पत्रकार ने सवाल पूछा और वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वो महिला, इनकी परवीन, अपने पति के हत्यारे को खुद से सजा देने की बात कर रही है। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पता चलता है वो खुद ही कातिल है। वो महिला को गिरफ्तार किया जाता है, उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किया जाता है और उनकी निशानदेही के आधार पर बांसबड़ी एक जगह लगती है, गांव लगता है, वहां से दोनों मोबाइल जो गायब होते पति पत्नी के वो मिल जाते हैं। झाड़ियों में पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता है और नदी में पड़ी हुई वो रोड भी बरामद कर ली जाती है। दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिस तरह से परवीन ने मांग की है सरकार से, कानून से,
उसकी मांग को पूरी कर देना चाहिए। वो अपने पति के हत्यारों से बदला ले लेगी और बदला लेने के बाद आपको पता ही है कि फिर क्या होगा। फिर ना तो उसका प्रेमी रहेगा और ना वो खुद रहेगी, क्योंकि जिस तरह से वो रो रही थी, जिस तरह से रो रो के अपनी बात रख रही थी, मगरमच्छ भी इसको देखकर शायद शर्मा जाएगा। किस तरह से उसने आंसू बहाए, पब्लिक की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि कत्ल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, या अपराध को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, अपराध कभी छिपता नहीं है। और परवीन इस अपराध को 36 घंटे भी नहीं छिपा पाई। पुलिस ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है, पुलिस का ये कहना है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी, आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर पुलिस सजा दिलाएगी, कानून सजा देगा, तो फिर इसकी इच्छा खुद से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद सजा देना चाहती थी, वो कैसे सजा दे पाएगी। ये कहानी हमें बताई थी किशनगंज के रहने वाले अबू तालिब रहमानी हैं। उन्होंने एक मेल किया था। मेल करने के बाद हमसे कहा था कि भाई आप इस कहानी को ज़रूर सुनाना। बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराए, बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई, बहुत सारे डिटेल्स हमें उन्होंने शेयर की। उनका फ़ोटो भी हमने अपने बिल्कुल बराबर में लगाया हुआ है। तो अबू तालिब रहमानी साहब, हमने आपकी कहानी को जिस तरह से बताने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। और ऐसे ही अगर आपके आसपास में कोई इस तरह की कोई घटना होती है, तो घटना को आप हमारे जो मेल है, मेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और कोई भी कहानी कोई पुरानी हो या नई हो, तो हमें मेल ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम उस कहानी को आप तक लेके आएँ और उस कहानी का असली रूप क्या था वैसे बताने की कोशिश करें। जाते जाते महाराजगंज के रहने वाले हैं आरिफ हुसैन, आज इनका जन्मदिन है। आरिफ हुसैन को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गणेश कुमार हैं, जेबा खान, सावित्री विश्वकर्मा, मोहम्मद बिलाल अहमद, संदीप कुमार, राकेश बघेल, मोहम्मद अमीन, अब्दुल शफीक, राहुल राजपूत, योगेश कुमार शर्मा, मंजू मौर्य, मोनू गुप्ता, अमनदीप सिंह, साक्षी पालीवाल, राम कुमार त्रिपाठी, किशोर कुमार वर्मा, जगदीश राणा, मिंटू पासवान, पूरन सिंह राठौर, सवा खान, जो कि लखनऊ के रहने वाली हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।